गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी सतत आवेश वितरण, जिसमें तीन भाग हमने पढ़े थे। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा पढ़ा था आयतन आवेश वितरण। उनके साथ साथ हमने उनके घनत्व के बारे में भी बात की थी। उन्हीं से रिलेटिव एक छोटा सा टॉपिक हम आज देख रहे हैं, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सतत आवेश वितरण अर्थात जब पृष्ठ छोटा हो और उस पर आवेश बहुत अधिक मात्रा में हो, छोटे पृष्ठ पर अधिक आवेश अगर होंगे तो आवेश का वितरण सतत रूप में होगा। अब इस पृष्ठ के कारण अगर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, एक छोटा सा अल्पांश भाग हमें यहाँ देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है स्टूडेंट्स? एक छोटा सा अल्पांश भाग देखना पड़ता है। जैसा कि आपको बताया कि मान के चलो ये एक आपका पृष्ठ है जिस पर प्लस Q आवेश सतत रूप से वितरित है। इससे R, यहाँ एक छोटे से अल्पांश हमने लिया dq, जिस पर उपस्थित आवेश है। इस छोटे से भाग में उपस्थित आवेश dq के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर अगर हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हमें मान मिलेगा DE बराबर K dq अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ जो आवेश है वो है dq। R दूरी पर स्थित बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो DE बराबर मिलेगा K dq अपॉन R स्क्वायर। इसे कह दिया समीकरण 1। अब अगर हम कहें कि सतत आवेश वितरण में सबसे पहले हम बात करें रेखीय सतत आवेश वितरण के कारण हम विद्युत क्षेत्र देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक चालक तार लिया जिस पर प्लस आवेश सतत रूप से वितरित है, जिसके एक छोटे से अल्पांश भाग dl में dq आवेश उपस्थित है। कितने भाग में? छोटे से अल्पांश भाग dl में dq आवेश उपस्थित है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहते हैं। अगर ये माने कि इसके लिए जो आवेश घनत्व है वो आपको कितना प्राप्त होगा? लैम्बडा। क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं? लैम्बडा से दिखाते हैं। तो समीकरण 1 से हमें DE का मान मिलेगा K dq अपॉन R स्क्वायर। रेखीय आवेश घनत्व से रेखीय आवेश घनत्व से सिग्मा लैम्बडा बराबर होता है dq अपॉन dl। यही सूत्र हमने कल निकाला है कि लैम्बडा बराबर मिलेगा dq अपॉन dl। तो यहाँ से dq का मान अगर फाइंड किया जाए, dq के मान को अगर देखा जाए तो हमें dq का मान मिलेगा dq बराबर लैम्बडा dl, लैम्बडा dl। ये जो मान हमने निकाला है dq का, इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं।
तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से DE बराबर के DQ का मान लैम्ब्डा DL अपॉन R स्क्वायर। ये जो मान हमने निकाला है समीकरण 2 से DQ बराबर के लैम्ब्डा अपॉन R स्क्वायर, ये सिर्फ एक छोटे से भाग का है। अगर मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण चालक तार के लिए ज्ञात करो, संपूर्ण चालक तार के लिए, तो इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। DE का इन्वर्स अर्थात इसका समाकलन बराबर होगा, समाकलन कर दिया के लैम्ब्डा DL अपॉन R स्क्वायर का, जहाँ के लैम्ब्डा R स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू हैं, सो कहाँ निकल के आ जाएंगी, बाहर। तो DE का समाकलन हो गया E, के लैम्ब्डा अपॉन R स्क्वायर को निकाल दिया बाहर, तो अंदर रह गया DL। इसके द्वारा रेखीय आवेश वितरण में आप विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार हम नंबर 2 अगले बिंदु पर बात करें। रेखीय के बाद आता है पृष्ठ सतत आवेश वितरण। इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र का मान देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पृष्ठ बनाया जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जो कि सतत रूप से इस पूरे पृष्ठ पर वितरित किया जाता है। हम मान के चलते हैं कि इसका एक छोटा सा अल्पांश भाग, ये जो आप देख रहे हो ये है अल्पांश भाग DA, जिस पर आवेश उपस्थित है DQ। इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम बात करेंगे समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1? DE बराबर के DQ अपॉन R स्क्वायर। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। हम पृष्ठ सतत आवेश वितरण की बात कर रहे हैं। यदि इस पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा अगर हमें मिले, जिसका मान किसके आधार पर देखें, अल्पांश के आधार पे, तो आवेश दिया गया है DQ, अल्पांश क्षेत्रफल का मान दिया गया है DA। तो यहाँ से DQ का मान फाइंड करें, तो DA का पक्षांतरण कर दो, बटे में है गुणा में चला जाएगा और मान मिलेगा सिग्मा DA। DQ का ये मान इक्वेशन नंबर 4 समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 से क्या मिलेगा देखिए, DE बराबर के DQ का मान आपके पास लिखा हुआ है सिग्मा DA अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये तो DE है अर्थात अल्पांश के कारण है। अगर संपूर्ण पृष्ठ के कारण देखें, संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र का मान देखना चाहें तो DE का समाकलन कर देते हैं।
जैसे डी का समाकलन किया तो इसका भी समाकलन करेंगे। किसका करेंगे स्टूडेंट्स? के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर का। तो के सिग्मा को बाहर निकाल दें तो ई बराबर के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू हैं, और अंदर रह जाएगा डी ए। इस सूत्र के द्वारा किसी पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर इसी क्रम में आगे चलें तो एक रेखीय हो गया, दूसरा पृष्ठ हो गया, तीसरा आपके पास में है आयतन सतत आवेश वितरण। आवेश वितरण अर्थात एक आयतनिक पृष्ठ आपको दिया जाए, ये आपका आयतनिक पृष्ठ है, एक घनाभ या एक घन हमने आयतनिक पृष्ठ के रूप में लिया, जिसके प्रत्येक हिस्से पर सतत रूप से प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इस तरह इस पर प्लस क्यू आवेश आपका उपस्थित है। इसका एक छोटा अल्पांश आयतनिक भाग हमने लिया, ये वाला अल्पांश आयतन डीवी, जिस पर आवेश होंगे डीक्यू। तो इस अल्पांश के कारण यहाँ से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान देखना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान? देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए आपके पास एक सूत्र बनाया जाता है, जो कि है क्या प्राप्त होता है? डी ई बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू यहाँ पर आवेश है, किस पर? अल्पांश आयतन डीवी पर। तो हो गया डी ई बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस समीकरण में अगर हम बात करें आयतन आवेश घनत्व से, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होगा डी क्यू अपॉन डी वी। तो यहाँ से हम डी क्यू का मान ज्ञात करें तो आपको मिलेगा रो डी वी। ये मान यहाँ इस समीकरण में रखें तो डी ई बराबर मिलेगा के डी क्यू के स्थान पे रख दिया रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। अगर संपूर्ण आयतन के लिए देखा जाए, संपूर्ण आयतन के लिए तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी का समाकलन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। डी का समाकलन हो जाएगा ई, के रो को निकाल देंगे बाहर, अपॉन में आ गया आर स्क्वायर, और डी वी का क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। इस प्रकार रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह हम सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में ज्ञात हो सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटिव, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक आंकिक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, जो हमने सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है देखिए। क्या क्वेश्चन दिया है देखिए स्टूडेंट्स।
r त्रिज्या की वलय पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, यदि आवेश का मान q है तो इस वलय के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चित्र, एक डायग्राम यहाँ मैं बना रहा हूँ, उसे समझना होगा। तो हमने सबसे पहले एक वलय का निर्माण किया। ये एक कैपिटल R त्रिज्या की वलय है जिसका केंद्र है O। इस वलय पर एक समान रूप से प्लस Q आवेश उपस्थित है। कितना आवेश उपस्थित है स्टूडेंट्स? प्लस Q आवेश इस पर उपस्थित है। ये क्वेश्चन में भी लिखा गया है कि वलय पर Q आवेश उपस्थित है। तो यहाँ आवेश का मान आपको दिया गया है Q। इसके केंद्र से अक्ष पर, ये इसका अक्ष हो गया, अर्थात इस तरह से अगर कोई वलय है गोल तो उसका अक्ष कहाँ होगा? सामने हमें उसका अक्ष मिलेगा। ऐसे इस वलय का अक्ष है ये रहा। केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम दो अल्पांश यहाँ लेते हैं। एक अल्पांश हमने यहाँ लिया पहला और A B, दूसरा अल्पांश हमने यहाँ लिया CD जिसकी अल्प लंबाई है DL और यहाँ उस पर आवेश है DQ। इसी तरह इसकी भी अल्प लंबाई DL व इस पर आवेश होगा DQ। मान के चलते हैं कि ये अल्पांश बिंदु P से R दूरी पर स्थित है, तो यहाँ से भी ये अल्पांश R दूरी पर स्थित होंगे। यदि अल्पांश AB के कारण यहाँ उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्राप्त होती है, उसी प्रकार अल्पांश CD के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E2 आपको प्राप्त होगी। क्या करें स्टूडेंट्स? अल्पांश AB के कारण E1 और अल्पांश CD के कारण E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको प्राप्त होती है, जिनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। अब अगर मुझे बिंदु P पर परिणामी मान ज्ञात करना है, यहाँ मैं परिणामी मान देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप देखेंगे कि ये दोनों परिमाण में समान हैं। कैसे परिमाण में समान है जरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करें कि अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र DE1 बराबर आपको प्राप्त होगा KdQ अपॉन R²। यहाँ DQ आवेश है, K यहाँ प्राप्त हो गया R²। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार आपको प्राप्त होगा अल्पांश CD के कारण विद्युत क्षेत्र DE2 बराबर मिलता है KdQ अपॉन R² इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो DE1 का मान DE2 के बराबर है। तो यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए इसे किसमें? घटकों में वियोजित किया जाता है। किसमें वियोजित कर देते हैं स्टूडेंट? इसे घटकों में। तो दो घटक आपको यहाँ प्राप्त होते हैं। एक घटक आपको प्राप्त होगा लंबवत
जिसका मान आपको मिलेगा DE2 sin थीटा। दूसरा घटक आपको प्राप्त होगा नीचे की ओर इसी का विपरीत DE1 sin थीटा। ये दोनों घटक DE2 sin थीटा और DE1 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए अपने आप के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तथा दूसरा समांतर घटक DE2 cos थीटा और DE1 cos थीटा एक ही दिशा में है, जो परस्पर जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। क्योंकि हम जानते हैं समीकरण 1 व 2 से कि DE1 बराबर है DE2 के, जिसे किस में दिखा सकते हैं, DE के रूप में दिखा सकते हैं। तो आपको यहाँ इसकी अगर वैल्यू हम यहाँ निकालें, दोनों जो बराबर वैल्यू आप देख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं DE बराबर DE1 cos थीटा प्लस DE1 cos थीटा। लेकिन ये D लगा हुआ है, अर्थात हम अल्पांश के लिए बात कर रहे हैं। अगर मुझे संपूर्ण वलय के लिए बात करनी हो, संपूर्ण वलय के लिए मुझे मान अगर ज्ञात करना हो, तो मैं यहीं पर मान ज्ञात करूँगा। संपूर्ण वलय के लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ DE बराबर द इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। तो मुझे मान मिलेगा E बराबर द इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। DE का मान हम समीकरण 1 या 2 में से यहाँ पर रख सकते हैं। किसमें? समीकरण 3 में। तो समीकरण 1 से 3 में मान रखने पर क्या मान आएगा? देखिए, E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DE का मान हम यहाँ से निकाल लें, E 1 में या 2 में, तो क्या मिलेगा? K DQ अपॉन R स्क्वायर cos थीटा। क्या मान मिलेगा स्टूडेंट्स? K DQ अपॉन R स्क्वायर cos थीटा, जहाँ DQ का मान हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा, क्योंकि ये वलय है, तो मैंने आपको कल समझाया है कि वलय पर रेखीय आवेश घनत्व प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व से, रेखीय आवेश घनत्व से अगर हम DQ का मान ज्ञात करें तो मान मिलेगा लैम्ब्डा DL। क्या मान मिलेगा हमें? DQ का लैम्ब्डा DL। ये मान यहाँ रख देते हैं, तो आपको मान मिलेगा E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ K लैम्ब्डा DL अपॉन R स्क्वायर cos थीटा। K लैम्ब्डा और R स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हैं cos थीटा के साथ, तो DL यहाँ शेष रह जाता है। हम किसका मान? DL का मान। तो ये वलय जो आप देख रहे हो, इस वलय को अगर देखा जाए तो क्या है? ये पाई R स्क्वायर 2 पाई R में परिधि पर है।
तो हम यहाँ dl का मान रख सकते हैं समाकलन में। कितना रख सकते हैं? 2 पाई r इसका मान रख सकते हैं। तो क्या आएगा देखिए स्टूडेंट्स, E बराबर k लैम्बडा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को बाहर ले लीजिए। k लैम्बडा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा dl। मैं यहाँ से cos थीटा का मान ज्ञात करके इसमें रख सकता हूँ। क्या देखें? त्रिभुज, इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 4। क्या मान आएगा? त्रिभुज, यहाँ से बात करें तो हम बात कर सकते हैं त्रिभुज OPA में किसका मान ज्ञात करना चाहते हैं? cos थीटा का। तो cos थीटा, जरा देखिए ये क्या है? थीटा। यहाँ क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। मान किसका निकालना है? cos थीटा का ज्ञात करना है। तो लाल बटे कक्का, इसके अनुसार cos का मान हो गया आधार बटे कर्ण, और आधार के रूप में कौन है यहाँ पर? आधार आपके पास हो गया x, कर्ण कौन है? r। तो cos का मान मिल जाएगा x बटे r। क्या मान मिलेगा? x बटे r हमें मान मिलेगा। ये मान हम किसके स्थान पर रख सकते हैं? cos के स्थान पर रखें। तो E बराबर हो गया k लैम्बडा r स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन r इंटू 2 पाई r। dl का समाकलन हो गया 2 पाई r। r से r कट जाएगा तो मान मिलेगा E बराबर k लैम्बडा x अपॉन r स्क्वायर इंटू 2 पाई। क्या मान मिला बेटा हमें? हमें मान मिला है k लैम्बडा x इंटू 2 पाई अपॉन r स्क्वायर। हम इस त्रिभुज के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से r स्क्वायर का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसका मान रख सकते हैं? r स्क्वायर का मान रखकर भी इसे हल कर सकते हैं, या इसी पोजीशन में इस क्वेश्चन को रोक सकते हैं। जहाँ मान मिल जाएगा 2k लैम्बडा x पाई अपॉन r स्क्वायर, या हम लिखें E बराबर k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा x अपॉन r स्क्वायर इंटू 2 पाई। देखो पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट जाएगा, तो E का मान आपको मिलेगा लैम्बडा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्या मान मिलेगा? लैम्बडा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मान हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार एक वलय के कारण उसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर बिंदु P का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी चैप्टर में अगर हम आगे बढ़ें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, जिस पर हम चर्चा कल करेंगे कि गाउस का नियम किसे कहते हैं, किस तरह गाउस के नियम की उत्पत्ति की जा सकती है, किस तरह से उसके द्वारा अन्य मान ज्ञात किए जा सकते हैं, जिसके बारे में कल हम बात करेंगे।